दूर दराज एक छोटे से टापू पर लोग अपने पैसों को अपने घर के सामने छोड़ देते थे। लोगों की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके घर के सामने रखे पैसों में होता था। सदियों से चली आ रही ये प्रणाली एक दिन एक झटके में रुक गई और ये सारा पैसा एक काले रंग की वजह से किसी और का हो गया। इस कहानी के बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि आज का विषय क्या है। आप सुन रहे हैं बिटकॉइन सीखो का दूसरा एपिसोड और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अच्छा पैसा और उसके गुण क्या हैं। अच्छा पैसा, जिसे हम अंग्रेज़ी में साउंड मनी कहते हैं, उसके 6 क्राइटेरिया हैं और कोई भी पैसा अगर इन 6 कसौटियों पे खरा उतरे तो उसे हम अच्छा पैसा कह सकते हैं। तो 2300 साल पहले यूनान यानी कि ग्रीस के एक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इन 6 कसौटियों की रचना की। देखते हैं कि वो क्या है। पहली कसौटी अच्छे पैसे की है, वो है ड्यूरेबल। पैसा टिकाऊ होना चाहिए ताकि आप अगर अपने पास रखें वो ख़राब ना हो, वो पैसा ख़राब ना हो। जैसे कि उसे दीमक ना लगे, उसे वो आग में जल ना जाए या उसे जंग ना लगे, पानी में ख़राब ना हो। तो आपका पैसा ऐसा होना चाहिए कि लंबे समय तक वो ख़राब ना हो। और देखते हैं दूसरा गुण क्या है। दूसरा है पोर्टेबल। पैसा ऐसा होना चाहिए कि वो आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें या आसानी से भेज सकें। जैसे कि मान लीजिए आप बिटकॉइन भेजना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे कि अगर आपको भारत से कहीं और भेजना है किसी और देश में, तो थोड़ा उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये सब चीज़ें बिटकॉइन में नहीं है। बिटकॉइन में आप छोटे से छोटे रकम को भी भेज सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के वैल्यू का बिटकॉइन भी भेज सकते हैं। तो वो आसान है। वो चीज़ आप सोने के साथ नहीं कर सकते हैं, ना ही आप जो आपके फियाट करेंसी है जैसे कि रुपया हो गया, डॉलर हो गया, उसके साथ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी को 1 रुपये भेजना है, भारत से अमेरिका भेजना है, यूएस भेजना है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो जो उसकी उसकी प्राइस है, जो उसकी फ़ीस है, वो उससे भी ज़्यादा है। तो और भेजने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो आपका पैसा ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो वो है सेकंड जो क्राइटेरिया है, जो कसौटी है पैसों की, अच्छे पैसे की, वो है पोर्टेबल। तीसरा डिविजिबल। पैसा ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उसका छोटे टुकड़ों में ही अगर आप उसका उसका विभाजन करना चाहते हो, उसको डिवाइड करना चाहते हो, तो वो आसानी से हो जाए। और आप उसके बाद उसको जोड़ के एक बड़ी रकम बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाए। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन में 100 मिलियन सटोशीज़ होते हैं। जैसे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये को आप 100 भागों में उसका विभाजन कर सकते हो। इसी तरह बिटकॉइन, एक बिटकॉइन का आप 100 मिलियन पीसेस उसके स्प्लिट कर सकते हो और उसे आप जोड़ भी सकते हो। तो ये है डिविजिबिलिटी। तो एक खरे पैसे की ये तीसरी निशानी है, ये तीसरी कसौटी है, क्राइटेरिया जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो वो होनी चाहिए कि आसानी से आप उसे डिवाइड कर सकें और उसके बाद उसको आप एक बड़ी रकम में अगर आप उसे असेंबल भी करना चाहें तो वो भी हो जाए। चौथा क्राइटेरिया जो है वो है स्कैर्स। पैसा दुर्लभ होना चाहिए ताकि उसकी आपूर्ति यानी कि सप्लाई कम रहे। अगर उससे भी अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो बिटकॉइन
ये पैसा नियमित है। आप दुर्लभता की बात करें, दुर्लभता का मतलब है कि जैसे कि कम सप्लाई में है, पर अगर आप बिटकॉइन को देखते हैं वो लिमिटेड सप्लाई में है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हैं। तो पैसा आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आम चीज़ ना हो। जैसे कि मान लीजिए हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कांच के मनकों के बारे में, जो कि आप उसकी सप्लाई बढ़ा भी सकते हैं, और वो क्या होता है, आपकी मनी सप्लाई जो है वो इन्फ्लेट हो जाती है। आप अगर उसे पैसों की तरह इस्तेमाल करते हैं कांच के मनकों को आप किसी की मेहनत से मिलावट कर रहे हैं। तो पैसा ऐसा होना चाहिए जो कि वो आसानी से ना उसकी सप्लाई बढ़े। और पांचवा क्राइटेरिया है फंजिबल। और इसका मतलब ये है कि आप अगर मान लीजिए कोई भी पैसा, अगर आप पैसा यूएस का डॉलर देखते हैं तो आपको दूर से पता चल जाए कि ये असली है। आसानी से उसको रिकग्नाइज़ कर सकें, आसानी से उसको बदल सकें। अगर आपके पास $1 है और मेरे पास $1 है, हम दोनों का $1 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और आ, और एक इसमें ये क्राइटेरिया है कि आ, वो आसानी से आ, उसका उसका काउंटरफिट ना हो। जैसे कि अगर आप उसकी कोई डुप्लिकेट बनाना चाहते हैं तो वो आसानी से ना बन पाए। तो ये भी फंजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया है। तो मेन क्राइटेरिया फंजिबिलिटी का ये है कि आपका $1 और मेरा $1 एक समान होना चाहिए। दैट्स वन। और अगला देखते हैं कॉस्टली। पैसा कॉस्टली होना चाहिए, यानी कि उसे इतना आसानी से ना बने। तो मेन इसकी बात अगर हम देखते हैं कि अगर आप मान लीजिए आप कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु आप उसका निर्माण कर रहे हैं, तो वो और उसे आप पैसों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा श्रम लगना चाहिए, थोड़ी मेहनत आनी चाहिए, थोड़ी आपकी ऊर्जा का खर्च होना चाहिए। वरना आप आसानी से पैसे बना सकते हो। जैसे कि फियाट करेंसी को आप देख लीजिए, उसे बनाने में इतनी ज़्यादा इस आजकल तो वो कंप्यूटराइज्ड है, सब डिजिटल उन्होंने कर दिया। तो वो करोड़ों रुपए मनमानी से, जैसे आर्बिट्रेली वो छाप सकते हैं। और उससे क्या होता है, पैसों की वैल्यू कम होती है। जैसे आपकी मेहनत है वो कम होती जाती है, क्योंकि वो मिलावट आसानी से उस पैसों का कर सकते हैं। तो छठा, जैसे हमने छठी क्राइटेरिया है कि वो कॉस्टली होनी चाहिए। और इन 6 गुणों के साथ पैसा 3 प्राथमिक फंक्शंस को पूरा करता है, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट। अगर आपके पास ये 6 क्राइटेरिया हिट करती हैं, अगर आपका पैसा ड्यूरेबल है, पोर्टेबल है, डिविजिबल है, स्कैर्स है, फंजिबल है, कॉस्टली है, तो ये पैसा आपके इन 3 चीज़ों में काम आएगा। जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, आजकल बिटकॉइन को लोग स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह मानते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको बचा के रखते हैं, ताकि आपका ये जो मेहनत है वो लंबे समय तक चले। आपको ये ना डर हो कि अगर आपने $100 आज बचा के रखे हुए हैं, 10 साल बाद उसकी 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 वैल्यू, उसका मूल्य घटकर 80 या $75 ना बन जाए। आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, पर फिर भी आपको भुगतना पड़ रहा है उसका नुकसान। उसके वैल्यू जब कम कम होती है तो आप उसके नुकसान को भुगत रहे हैं। तो अम, पैसा ऐसा होना चाहिए कि लंबे समय तक आप उसको स्टोर करके रख सकें। तो जो 3 प्राथमिक
जैसे हमने बात की है फंक्शंस की, प्राइमरी फंक्शंस की, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो स्टोर ऑफ वैल्यू की हमने बात की है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अभी अभी बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू के फेज़ में है, और उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फेज़ में जाएगा, माने कि लेन देन के मामले में भी वो काम आएगा आगे जाके। आजकल भी लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कहीं ऑनलाइन आपको कुछ ख़रीदना है तो आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो पूरी तरह से हर जगह नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आप ग्रोसरी स्टोर गए हैं, तो वहाँ शायद ये हो कि वो आपका बिटकॉइन ना लें राशन के बदले में। तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक एक ऐसा ऐसा फंक्शन है, जैसे कि सब अगर मान लें कि सब सब जगह ये स्वीकार कर लें कि हाँ बिटकॉइन को हम एक लेन देन के मामले में यूज़ करें, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। और उसके बाद आता है यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि मूल्य को मापना। जैसे कि आप मान लीजिए गर्मी को मापते हैं डिग्री में थर्मोमीटर के साथ, तो वो एक एक तरह का यंत्र हो गया, उससे आप मापते हैं। इसी तरह किसी चीज़ की, किसी वस्तु की मूल्य को मापने के लिए हम पैसा यूज़ करते हैं। आजकल हम यूज़ करते हैं जैसे कि यूएसए का ग्लोबल रिजर्व करेंसी या यूएस डॉलर हम यूज़ करते हैं। हम अपने देश में भारत में रुपए का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए आप कुर्सी को ख़रीदना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि इसका मूल्य है 500 रुपये। तो आगे जाकर धीरे धीरे जब इस स्टेज पे पहुंचेगा, मीडियम एक्सचेंज के बाद पहुंचेगा यूनिट ऑफ अकाउंट बिटकॉइन, तो उस स्टेज में हर चीज़ की तुलना बिटकॉइन में होगी। जैसे कि कुर्सी है, आप कहेंगे कि 10,000 सतोशी में एक कुर्सी आ जाएगी। तो वो आप एक तरह से माप रहे हैं किसी चीज़ को, अगर उसका मूल्य को माप रहे हैं। जैसे मैंने कहा है कि जैसे आपने एक रूलर ले लिया या इंच टेप ले लिया, उससे आप कपड़े को मापते हैं, देखते हैं कि कितना लंबा है। या आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ऐसी इसी तरह से यूनिट ऑफ अकाउंट वो है जिससे आप किसी वस्तु का मूल्य मापते हैं। तो वो थर्ड स्टेज है यूनिट ऑफ अकाउंट। तो ये 3 स्टेजेस हैं अगेन साउंड मनी की। जब साउंड मनी 6 क्राइटेरिया हिट कर जाता है, उसके बाद उस पैसा स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, और उसके बाद यूनिट ऑफ अकाउंट। तो ये थी साउंड मनी। उस वो क्या है और उसके गुण क्या हैं, उस पर हमने बात की है। आगे देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यूएस डॉलर है, बिटकॉइन है या सोना है, उसमें क्या फ़र्क है? पैसा, अगर आपका पैसा मान लीजिए कि कोई मनमानी कर रहा है, कोई देश मनमानी करके जितने पैसे छापना चाहता है उसको वो छाप रहा है, उसका मतलब है वो फियाट करेंसी है। अगर आपके पैसों से मिलावट हो रही है, अगर हाँ उसका जवाब हाँ है, तो वो उसका मतलब है वो फियाट करेंसी है। अगर वो नहीं है, तो या तो वो सोना है या वो बिटकॉइन है। और अगर हम उसके बाद ये देखते हैं कि क्या इस पैसे को आप रोक सकते हो, बिटकॉइन या सोने के बीच में अगर आप चुन रहे हो, सोने को रोक सकते हो। अगर उसका जवाब हाँ है, तो वो सोना है, क्योंकि बिटकॉइन को आप रोक नहीं सकते हो। बिटकॉइन का किसी केंद्रीय संस्था का कोई उस पर कब्ज़ा नहीं है। तो वो पीयर टू पीयर है, जिसका मतलब है कि आम लोग चला रहे हैं उसे उसे कोई किसी देश ने नहीं बनाया हुआ है, ना ही अभी किसी देश का किसी उस पर कोई नियंत्रण है।
तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी कि आपके पैसों में क्या आसानी से उसमें मिलावट हो रही है, क्या उस पैसे को कोई रोक सकता है। रोकना मतलब जैसे कि उससे छेड़छाड़, उससे खिलवाड़ हो रही है। जैसे कि हम देखेंगे कि आपने पिछले एपिसोड में ये हमने बात की थी कि यूएस में गोल्ड स्टैंडर्ड था, पर गोल्ड स्टैंडर्ड से पहले 1933 में 1933 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सारा सोना जो है लोगों के पास अमेरिका में वो डिपॉजिट कर दें। उन्होंने ये कहा कि कोई कोई भी आदमी अपने पास सोना नहीं रख सकता है, उसको रिज़र्व बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और उसके बदले में उन्होंने एक प्राइस सेट कर दी थी जो थी $20 और 67 सेंट्स, $20.67 पर आउंस। 28 ग्राम, तकरीबन 28 ग्राम का जो सोना था उसका पैसा उन्होंने $20 और 67 सेंट्स पर सेट कर दिया था। ये बात थी 1933 में। और उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि आप कोई भी आम नागरिक सोना नहीं रख सकता है, उसको वापस उनके पास डिपॉज़िट करना पड़ेगा, अपने अपने यूएस के बैंक्स में डिपॉज़िट करना पड़ेगा। और क्या हुआ 1934 में सरकार ने, जब उनके पास सारा सोना उनके पास वापस आ गया, उन्होंने उस सोने का एक आउंस का दाम बढ़ा के $35 कर दिया, 35 पर आउंस। ख़रीदा उन्होंने $20.67 पर था। और जब उन्होंने एक साल बाद वो ही जो उनके पास जो सोना था उसको $35 पर आउंस कर दिया था। उन्होंने जब वो पैसा वो प्राइस इंक्रीज़ कर दी, उसका मतलब है कि उन्होंने जो उनके पास सोना था उसकी वैल्यू तकरीबन 70% तक बढ़ा दी। जो उनके बैलेंस शीट पे था तो वो 70% तक उन्होंने बढ़ा दिया। और इस वजह से वो अपने पैसे के सप्लाई है वो उसको इन्फ्लेट कर सकते थे, कि क्योंकि उस टाइम पे फिर अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे। तो मान लीजिए अगर उनके पास $10,000 का सोना था और वो उस $10,000 के सोने के हिसाब से ही वो पैसे छापते थे, उसकी वैल्यू जितनी थी उसके हिसाब से वो नोट छापते थे। अगर वो ही सोना अगर मान लीजिए 10 किलो का था और वो $10,000 का था, और वही 10 किलो का सोना उसका उसका उसकी वैल्यू, उसका मूल्य बढ़ के 13,000 हो जाता है, तो वो $13,000 के नोट छाप देते थे। अब पर उनके पास सोना फिर भी 10 किलो का ही था। उन्होंने ये किया कि उसके आर्टिफिशियली उसके दाम को बढ़ा दिया, सोने के दाम को। पहले तो उन्होंने ज़ब्त कर लिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102, जहाँ पे उनको नागरिकों को मजबूर कर दिया कि उनको सोना बिलो मार्केट प्राइस से नीचे पर बेचना पड़ा। और सरकार ने प्राइस को बढ़ा दिया और इस हिसाब से उन्होंने पैसा प्रिंट कर दिया। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप सोने को कंट्रोल कर सकते हो तो वो आपका पैसा ही नहीं है। आप सोने को एक पैसे की तरह आजकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बिटकॉइन की तरफ जाते हैं। तो आप कहोगे कि बिटकॉइन डिजिटल है और मेरा जो पैसा है बैंक में वो भी डिजिटल है, यूपीआई डिजिटल है। यूएस में अगर बैंक अकाउंट देखते हो तो वो भी एक दूसरे से अगर एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हो, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अकाउंट से $100 निकल के आपके अकाउंट में फ़िज़िकली $100 ट्रांसफ़र होता है। पर इसमें फ़र्क है बिटकॉइन और जो आपका पैसा है। अगर आप देखें यूपीआई देखें या कोई पेटीएम देख लीजिए या पेपाल देख लीजिए, ये डिजिटल हैं। मतलब डिजिटल जो जो फियाट मनी है, जो पुराना हमारा पैसा है, नोट का पैसा है, उसकी कॉपी डिजिटल रूप में इन्होंने जारी की है। मतलब इसका ये मतलब है कि जो उसके साथ समस्या है, जो
पैसे के साथ जो फ़िएट करेंसी फ़िज़िकल रुपए जो पेपर नोट है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिजिटल रूप से इसमें भी आती हैं, जैसे कि सप्लाई इशू देख लीजिए। और वो उसमें वो अगर पेपर मनी के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो ये डिजिटल मनी के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। ये हैविली परमिशन्ड है, जिसका मतलब है कि आप बिना किसी के इजाज़त के उसको हिला नहीं सकते हो। और ये आ, पैसा आ, आगे जाके इसकी वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि इसमें कोई नई इनोवेशन नहीं की इन्होंने। जो ये डिजिटल पैसा है वो सेम टू सेम वही है, पर ये एक नया रूप है, इसका एक डिजिटल रूप है। मगर आप अगर आप बिटकॉइन को देखते हो तो ये ख़ास तौर पे इंटरनेट का पैसा बनने आया है। तो ये एक डिजिटल युग का पैसा है जो जिसे अगर इसे अगर अपग्रेड करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ये ओपन सोर्स है, जिसका मतलब है कि मैं अगर चाहूँ जो इस प्रोग्राम को, बिटकॉइन एक प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मैं उसको बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। अगर मैं अपने सुझाव देना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। पर आप अपने पैसे जो आपके आपके अकाउंट में है, यूपीआई के अकाउंट में है, या पेटीएम के अकाउंट में है, या गूगल पे के अकाउंट में है, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। उसका आप खुद कोड नहीं बदल सकते हैं। तो ये डिजिटली नेटिव है। जो जो बिटकॉइन है डिजिटली नेटिव है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन का जो इकोसिस्टम है उसमें बिटकॉइन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये जो अ, ये जो डिजिटल वर्जन है अपना फियाट करेंसी का, वो ये एक फ़ोटोकॉपी की तरह है। जैसे कि फ़ोटोकॉपी एक नोट की ले ली और उसको डिजिटल कर दिया, तो वो नेटिव नहीं है। सो इसकी इसकी ये अगर आप तुलना करोगे डिजिटल और डिजिटली नेटिव तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसमें काफ़ी छूट भी है बिटकॉइन में। अगर आप एक देश से दूसरे देश में भेजना चाहते हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप फियाट को एक देश से दूसरे देश भेजना चाहते हो तो थोड़ी अड़चनें आती हैं। उस देश के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है। और उस जिस बैंक अकाउंट में भेज रहे हो उसका कन्वर्जन फ़ी, कई स्टेप्स होती हैं। कई बार आपसे वो आईडीज़ मांगते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से आया है, क्यों आया है। आपका खुद का पैसा आपको अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज रहे हैं तो आपको 100 सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो बिटकॉइन में ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये फ़र्क आप ज़रूर देखिए। अगर आपको कोई सीबीडीसी पकड़ा रहा है तो उसके साथ काफ़ी मुश्किलें अड़चनें भी आती हैं। तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, सीबीडीसीज़ के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो हम आते हैं अपने उस कहानी पे जिस कहानी में हमने बात की थी कि लोग एक टापू पे अपना पैसा घर के बाहर ही रख देते थे। वो जगह है याप आइलैंड्स। ये एक आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है। अम, और 1898 में जर्मनी ने स्पेन से थोड़ी टापुएं खरीदी थी, कैरोलाइन आइलैंड्स, और याप आइलैंड उनमें से एक टापू है। तो जब वहाँ पे जर्मनी के अधिकारी वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ की सड़कें थोड़ी ख़राब थी। और उन्होंने उनके वहाँ के जो मान लीजिए वहाँ के जो पंच थे या मुखिया थे, उनको कहा कि आप ये सड़कें ठीक करवाइए। पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने धमकाया उनको, जो जो कि जर्मनी के अधिकारी थे। पर उन्होंने जो याप आइलैंड के जो निवासी थे उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। तो उनको जब वहाँ पे गए थे जर्मन के अधिकारी, तो पता चला कि जो ये
बड़े पत्थर देख रहे हो, एक एक ये है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, बहुत भारी पत्थर है। ये किसी दूसरे टापू से वहाँ पत्थर को काट के किश्तियों में यहाँ पे लेके आते थे, अपने अपने टापू पे लेके आके पैसों की तरह इस्तेमाल करते थे। ये भारी भरकम पैसा अपने घर के बाहर छोड़ देते थे। और अ, जो भी मान लीजिए मुझे आपसे घर ख़रीदना है और मेरे घर के सामने ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये पैसा पड़ा हुआ है, जिसे राई स्टोन्स कहते हैं, RAI, राई स्टोन। अ, वो पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कहूँगा कि हाँ, मैं आपको आपके घर के बदले में ये पत्थर, यानी कि ये पैसा दूंगा। जब सौदा पक्का हो जाता है तो क्या होता है कि जो ये टापू के निवासी हैं, ये गांव के निवासी हैं, सबको पता चल जाता है कि आपने आपका पत्थर उस बंदे को सौंप दिया और उसके बदले में आपने उसका घर ले लिया। पर क्या होता है कि वो पत्थर उसी जगह पे रहता है जहाँ पे पहले था। जैसे कि इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि अगर आप स्पॉटिफाई पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि वो पत्थर घर के सामने पड़ा हुआ है। तो वो पत्थर को हटाते नहीं थे, तो वो पत्थर को वहीं पे रहने देते थे। अगर आपका नहीं है ये पत्थर, फिर भी आपके घर के सामने ही रहेगा, जहाँ पहले था वहीं पे रहेगा। पर वहाँ के निवासियों को पता है कि ये पैसा किसका है। तो जब जर्मन के अधिकारी आ, वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इनको अपने सड़कें ठीक करनी चाहिए, पर वो कोई सुन नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके उनके घर के सामने जाके एक काले रंग से, एक काले पेंट से एक निशान लगा दिया उस पत्थर पे और कहा कि जिस पत्थर पे ये निशान है, वो आज से वो जो कि जर्मन अधिकारी है या जो वहाँ के जो जो मुखिया थे उनका हो गया। तो ये एक ही झटके में उनकी नींदें उड़ गईं। जो कि याप आइलैंड के जो निवासी थे वो डर गए कि हमारा पैसा हमसे छीन लिया गया। तो एक काले रंग ने सब कुछ बदल दिया। जब उन्होंने देखा कि हमारे पैसों पे ये निशान लग गया, वो पैसा हमारा नहीं है, तो वो डर गए और डर के मारे उन्होंने अपनी सड़कें ठीक कर दी। और जब सड़कें ठीक कर दी तो जर्मन के अधिकारियों ने उस निशान को मिटाने का आदेश दिया और उसके बाद वो पैसा उनके पास वापस चला गया। वो निवासी याप आइलैंड के निवासियों के पास वापस चला गया। वो पैसा उनके पास था, एक तरह से उनके पास ही था। उनको वो पत्थर को उन्होंने हटाया नहीं था। जर्मन के अधिकारियों ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, बस एक रंग लगाया, एक निशान लगाया, कांटे का निशान लगा दिया उस पर और कहा कि आज से ये हमारा है। तो आप ये कहानी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप आपका पैसा ऐसा होना चाहिए जो कि हमने जैसे कि कसौटियाँ उसके बात की है कि पोर्टेबल होना चाहिए, कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें। पर ये जो पैसा है, ये पत्थर आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर एक काला रंग, एक निशान आपके पैसे पे कोई ऐसा निशान डाल दे और कह दे कि ये पैसा आपका नहीं है, तो उसकी 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 कीमत क्या है? उस पैसे की कीमत कुछ नहीं रह जाती है। तो मैं फिर से यही कहूँगा, अपने पैसों को समझदारी से चुनिए, क्योंकि आपकी ये मेहनत है। तो अगर आप पैसा सोना चुनना चाहते हो, बेशक चुनिए। अगर आप फ़िएट करेंसी के साथ खुश हो तो भी ठीक है। अगर आप बिटकॉइन को सीखना चाहते हो तो थोड़ा रिसर्च कीजिए और अपने पैसों को समझदारी से चुनिए। आज का विषय यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, थोड़ा टेक्निकल कुछ लेके आएंगे। तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि आसानी से सरल भाषा में आपको फिर से समझाया जाए। आप जुड़े रहिए
और प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, शेयर भी ज़रूर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा इस पॉडकास्ट के बारे में। अगली बार मिलते हैं।